हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और इन पर जो सवाल बनते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं या डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और इनकी जरूरत हमें किस लिए पड़ रही है। तो देखो, अगर कोई वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो आप अगर 3D ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो कोई दो वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट हैं, अगर 90 डिग्री पे जो वेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक की डायरेक्शन आई कैप में, दूसरे की डायरेक्शन जे कैप में। तो इन दोनों जो वेक्टर्स हैं इनसे हम एक प्लेन या एक एक्सिस बता सकते हैं जो कि एक वेक्टर स्पेस को जन्म दें। वेक्टर स्पेस क्या है, इसको मैं थोड़ा सिंपली तरीके से बताता हूँ। देखो, जैसे आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ना, उसी तरह से वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस भी एक मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें मान के चलो ये पूरा एक कपड़ा सा एक पूरा कपड़ा सा मान लो। इसमें जैसे इसमें हर एक कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे ही जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आई कैप से और वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से। इसी तरह ये जो कपड़ा है या ये जो वेक्टर स्पेस है, अगर मैं 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं तो वेक्टर स्पेस में R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हर एक जो पॉइंट है वो एक मैट्रिक्स को दर्शाता है, जिसका जो मैट्रिक्स को दर्शाता है जिसका जो कि एक वेक्टर की फॉर्म में रहता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लूं मैं, 2 0 सॉरी सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं A B 0 0, तो ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है क्योंकि ए एक वेक्टर को जन्म देगा और बी जो है वो अलग वेक्टर को जन्म देगा, क्योंकि ए भी आर्बिट्रेरी है और बी भी आर्बिट्रेरी है। तो वेक्टर कैसे होंगे? वेक्टर होंगे कुछ ऐसे, A B 0 0। तो अब अगर ए की वैल्यू आप कांस्टेंट कर दो तो बी की वैल्यू चेंज करेगी और चेंज करते करते एक एक एक्सेस को जन्म दे देगी या एक डायमेंशन को जन्म दे देगी। ऐसे ही अगर बी को कांस्टेंट कर लेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो अनदर डायमेंशन को जन्म दे देगी। तो यही कहानी होती है वेक्टर स्पेस की। अब जब इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलते जाते हैं तो नए नए डायमेंशन हमें मिलते जाते हैं। अब हमें कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनको पता करना होता है कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में एक और कहानी होती है कि भाई जीरो वेक्टर इज डिपेंडेंट। अगर जीरो वेक्टर आ जाता है तो वो डिपेंडेंट वेक्टर है। कैसे है डिपेंडेंट वो पहले देख लेते हैं, और इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान के चलो कोई वेक्टर है V1 V2 V3, कुछ भी n तक मान लो, पर मैं अब n तक नहीं लिखूंगा क्योंकि n तक हम डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। मैं सिर्फ 3 वेक्टर लेके चल रहा हूँ R3 में, जो कि रियल दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अदर डायमेंशंस में जाओगे तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैट्रिक्स में करते हैं। कैसे? क्योंकि मैट्रिक्स में मान के चलो ये 2x2 मैट्रिक्स है ABCD, तो ये जो वेक्टर है अगर ये वेक्टर स्पेस में लाई करता है तो ABCD 4 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को जन्म दे देगा। अगर BCD की वैल्यू 0 है तो A 0 0 0 एक डायमेंशन, उसके बाद ACD की 0 है तो A 0 B 0 0 ये नई डायमेंशन को जन्म दे देगा। ऐसे ही 0 0 C 0 एक और डायमेंशन एंड 0 0 0 D एक और डायमेंशन। ऐसे करके 4 डायमेंशन हमारे पास आती हैं। अब बात करते हैं कि V1 V2 V3 3 वेक्टर्स है हमारे पास, तो इनको जो है मुझे ये बताना है कि ये इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। तो मान के चलो मेरे पास है 3 स्केलर α1 α2 α3। अब जब डिपेंडेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है α1 V1 प्लस α2 V2
प्लस अल्फा 3 v3 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई कर दे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉन जीरो है, पहले तो हम उस केस को देख लेते हैं कि ये डिपेंडेंट कैसे हैं तीनों वेक्टर। मान के चलो मुझे v1 को लिखना है, तो v1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 1 v1 सॉरी v2 माइनस अल्फा 3 बाई अल्फा 1 v3, यानी कि v1 जो है v2 और v3 वेक्टर पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही v2 को कैसे लिख लेंगे, माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 v1 माइनस अल्फा 3 अपॉन अल्फा 2 v3, यानी कि हर ये तीनों वेक्टर कब तक एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, जब तक ये स्केलर तीनों जीरो ना हो जाए। यही मैं बता रहा हूं। अब इसमें एक केस आता है कि भाई एक बात बताओ, मैंने अल्फा 1 की वैल्यू 0 कर दी, अल्फा 2 की वैल्यू 0 कर दी, तो अल्फा 3 v3 इज 0, जिसमें मैं अगर अल्फा 3 की वैल्यू 0 ना लूं तो ये v1 और v2 पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स आती है। कैसी? इसमें थोड़ा लॉजिक लगता है। लॉजिक किस बात का? कि ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2, लेकिन अल्फा 3 v3 जीरो तो है, लेकिन अल्फा 3 नॉन जीरो है और v3 जीरो आ गया, यानी वेक्टर खुद ही जीरो आ गया, तो वो डायमेंशन को जन्म कैसे देगा? एक जीरो वेक्टर क्या किसी नई डायमेंशन को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता। आप खुद सोचो, कोई एक एक्सिस पे आप चल रहे हो, तो आप ये थोड़ा ना कह दो कि भाई मैं जीरो वेक्टर, थोड़ा चला जीरो वेक्टर जीरो, ये क्या बात है? आप किसी क्वांटिटी को चेंज करोगे, अलग अलग मैट्रिक्स आएंगी, वो तो एक बात हो गई, लेकिन ये जीरो वेक्टर की तो कोई ऐसा हो गया, एक पॉइंट दे रखा है हमें, कोई वेक्टर नहीं है ये एक ऐसा मान लो एक पॉइंट की तरह जिसकी मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, कुछ ऐसे ऐसे बोल सकते हो आप। अगर रियल वेक्टर की बात करूं तो ये तो एब्सर्ड है कि भाई ये v3 की जो जीरो वेक्टर है v3, वो डायमेंशन को जन्म दे ही नहीं सकता। इसीलिए जीरो वेक्टर एक डिपेंडेंट वेक्टर है। यहाँ पर डिपेंडेंट की बात उससे नहीं है कि v2 और v1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात उसकी है कि वेक्टर स्पेस को ये जन्म दे रहा है कि नहीं, इसकी डायमेंशन बढ़ा रहा है कि नहीं। दैट्स वाई। तो एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि अगर अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री डॉट 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 अल्फा एन वी एन अगर ये जीरो है, और ये इंप्लाई करता है कि ये सारे स्केलर इक्वल टू जीरो हैं, तभी ये सारे वेक्टर्स v1 v2 v3 यानी vn तक ये सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। अब इसमें एक और कहानी और आती है, वो मैं आपको या तो क्वेश्चंस के थ्रू बता सकता हूँ या फिर आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। बता ही देता हूँ। देखो, मान के चलो ये अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, और बाकी जो थे उनकी वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू जीरो आ गई, बाकी जो है उनकी स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे वेक्टर का सेट डिपेंडेंट है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वजह से v1 v2 v3 इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, जो कि R3 को जन्म देता है, यानी वेक्टर स्पेस ऑफ 3 डायमेंशंस। ठीक है। अब इसमें एक और कहानी आती है, स्पैनिंग ऑफ वेक्टर्स। स्पैनिंग का क्या मतलब है? स्पैनिंग ऑफ वेक्टर स्पेस या वेक्टर ऑफ R3 या R4, इसका मतलब है कि कवर होल एरिया। मैं अगर बोल दूं कि कोई 3 वेक्टर्स हैं, चेक करोगे ये स्पैन कर रहे हैं कि नहीं R3 को, इसका मतलब है कि v1 v2 v3 तो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, तभी तो वो R3 को कवर कर पाएंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या है? कंटेनिंग ऑल मैट्रिक्स हैविंग डायमेंशन
R3, अगर R3 की बात कर रहे हैं, R4 की कर रहे हैं तो वो कंटेनिंग ऑल मैट्रिक्स या वेक्टर्स हैविंग 4 डायमेंशंस या 4 वैल्यूज, कुछ भी कह सकते हो, वो आप समझ गए तो जिंदाबाद है। और तो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इस पे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं तो रैंडमली उठा रहा हूँ, आप तो बुक में से कर लेना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कौन कौन से वेक्टर डिपेंडेंट हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं, क्यों कर रहे हैं, जीरो वेक्टर का क्या कहानी है। तो एक क्वेश्चन है 2 2 1 1 -1 1 1 0 1, ये 3 वेक्टर्स हैं, पूछ रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो इन तीनों को ऐसे लिख लो v1 v2 v3। अब हमें वही करना है, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या देगा हमें, रुको मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां से क्या मिलेगा 2α1 प्लस α2 प्लस α3 कॉमा 2α1 माइनस α2 और 0 α3, देन α1 प्लस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन, अब इस 0 को आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, या तो आप इक्लोन फॉर्म लगा दो या फिर आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो देखो ये तो सिंपल इक्वेशन है, लेकिन मैं इक्लोन फॉर्म में बता देता हूँ कैसे करना है। देखो अगर आप इसी जो ये जो लिखा हुआ है इसी को आप थोड़ा कन्वर्ट कर लो। कैसे, इसको आप ऐसे लिख दो α1 α2 α3 एंड यहाँ पे लिख दो v1 v2 v3। तो ये किसकी मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 की, एंड ये 3 क्रॉस 1 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आएगी 1 क्रॉस 3 की, यानी 0 0 0। हाँ सही बैठ रहा है ना बिल्कुल, यानी ये आ जाएगा α1 α2 α3, और यहाँ पे लिख दो आप 2 2 1 1 -1 1 एंड 1 0 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 के बराबर। अब इस ये जो मैट्रिक्स है 2 2 1 वाली, इसको आप इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो और α1 α2 α3 की वैल्यू निकाल दो। और मैं तो खैर डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि α2 की वैल्यू 2 α1 के बराबर है। इसका फायदा मैं इन दोनों में डाल के निकालूंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, α2 की वैल्यू 2 α1, तो α3 की वैल्यू -4 α1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अरे ये तो डायरेक्ट आ रहा है, α1 α2 α3 तीनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन है। तो सिंपली बोल दो α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू α3 इक्वल टू 0। वैसे चेक कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इसमें गड़बड़ ना हो जाए। तो α1 प्लस 2 α1 -4 α1 इक्वल टू 0, हाँ सही है। क्योंकि मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर बाई चांस मैंने पहली और दूसरी इक्वेशंस में से वैल्यूज निकाली, तो अगर मैंने तीसरी इक्वेशन में वो डाली और अगर तीसरी इक्वेशन में कुछ ऐसा आ जाता है 0 इक्वल टू 0, तो उस केस में ये ऐसा हो सकता है कि कोई एक जना वेरिएबल हो सकता है, यानी α1 α2 α3 में से एक को कुछ मानना पड़ेगा। वही इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है ना, तो या तो 0 0 0 या फिर वही नॉन ट्रिवियल यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो वो वहां पे पहुंच जाएगा फिर। तो ये चेक कर लेना डाल के थर्ड इक्वेशंस में कि ये बैठ रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन मुझे ये सही लगता है, मतलब पूछा जा सकता है, बस ये बात है। अगर ये कह रहा है कि x y z ये 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
प्रूव करना है कि x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस एक्स ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है, अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 वाई प्लस अल्फा 3 जेड अगर जीरो करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू 0। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो अगर मैं इसमें यही काम करूंगा, जैसे k1 इसमें तो अलग स्केलर लेना पड़ेगा, तो k1 टाइम्स x प्लस वाई प्लस k2 टाइम्स y प्लस जेड एंड k3 टाइम्स z प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो k1 प्लस k3 टाइम्स x एंड k1 प्लस k2 टाइम्स y एंड k2 प्लस k3 टाइम्स z इक्वल टू 0। अब ये इस अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो जो ऐसी टाइप की इक्वेशन बनती है अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 वाई अल्फा 3 जेड, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि k1 प्लस k3 इक्वल टू 0, k1 प्लस k2 इक्वल टू 0 एंड k2 प्लस k3 इक्वल टू 0। यहां से आपको बताइए कि तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी कैसे। अगर आप इसको लिखोगे k2 इक्वल टू माइनस k3 और इसमें पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा, k1 माइनस k3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो, पहली और दूसरी, इन दोनों को ऐड करोगे तो k1 की वैल्यू 0, इसको पुट कर दोगे तो k3 की वैल्यू और k3 की यहाँ पुट कर दोगे k2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि अगर एक्स वाई जेड अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस में जो क्या होता है ये तो समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट्स की जगह यहाँ पे मैट्रिक्स होती है, हर एक कोऑर्डिनेट्स की जगह यहाँ पे एक मैट्रिक्स या एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हर एक पॉइंट। और बाकी वेक्टर स्पेस थोड़ा सा और भी है कि वेक्टर स्पेस कब कब हम कह सकते हैं कब नहीं कह सकते, क्यों, ये मैं देखो क्यों का आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये यूक्लिड ने दी थी खुद से रिसर्च करके कि कौन कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वेक्टर स्पेस को। तो क्यों को शायद मैं आंसर नहीं कर पाऊं, अभी मैं श्योर नहीं हूं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।